सीबीएसई 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर में कृतिका में से जो कि हमारी हिंदी की बुक है उसमें से 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पूरे क्वेश्चन पेपर में। तो इस बार 2021 वाले जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे जिसमें कि 30% सिलेबस हमारा रिड्यूस हो चुका है, तो कृतिका में से हमारे पास सिर्फ 3 चैप्टर्स ही हैं जो कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करने हैं। तो हम सबसे पहले कृतिका बुक को कंप्लीट करेंगे। तो आज शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर जो कि है माता का आंचल। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है माता का आंचल, इसके राइटर हैं शिव पूजन सहाय जी। सो इस चैप्टर में जो हमारे राइटर हैं शिव पूजन सहाय जी, इन्होंने अपनी एक ट्रुथ स्टोरी बताई है, अपने बचपन की एक स्टोरी बताई है। अपने बचपन में वो किस तरह से रहते थे, किस तरह से उनके जो रिलेशन थे उनके माता पिता के साथ किस तरह थे, वो सब चीज़ें उन्होंने इसमें बताई है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें जो लिखा है सबसे पहले, तो उनके जो पिताजी थे वो सुबह जल्दी उठ जाते थे और जल्दी से नहा धो के पूजा पाठ करते थे। तो शिव पूजन जी कहते हैं उनके बचपन में वो अपने पिताजी के काफ़ी ज़्यादा करीब थे। वो उनके पास ही सोया करते थे। तो उनके जो पिताजी हैं सुबह जल्दी उठते थे तो उन्हें भी अपने साथ ही उठा लिया करते थे। और शिव पूजन जी को उनके पिताजी नहला धुलाकर अपने साथ ही पूजन के लिए बैठ जाते थे। शिव पूजन जी जो हैं उनके बचपन का नाम था भोलानाथ, जो कि उनके पिताजी उन्हें प्यार से बुलाते थे। उनके माता पिता दोनों उन्हें प्यार से बुलाते थे भोलानाथ। और वैसे उनका जो नाम था वो था तारकेश्वर नाथ। ठीक है। तो जो तारकेश्वर जी थे, ठीक है, वो अपने पिताजी को बाबूजी कहकर बुलाते थे और अपनी माता को मैया कहकर बुलाते थे। तो उनके जो पिताजी हैं वो सुबह सुबह रामायण का पाठ करते थे। तो तारकेश्वर जी उनके बगल में ही बैठ जाते थे और जो आईना होता है उसमें बार बार अपनी शक्ल देखा करते थे। और जैसे ही उनके पिताजी उन्हें देखते थे तो भोलानाथ जी शर्मा कर और थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपनी नज़र नीचे झुका लेते थे। और इसी बात पे जो उनके पिताजी हैं वो मुस्कुरा जाते थे। और बचपन में सुबह सुबह जब वो पूजन करते थे तो वो ज़िद करते थे कि कब उनके पिताजी उनके माथे पर तिलक लगाएंगे। और फिर ये पूजा पाठ करने के बाद उनके पिताजी राम नाम लिखकर आटे की गोलियां बनाते थे। ठीक है। और उन गोलियों को पोटली में बांध देते थे और फिर गंगा जी जाते थे जहाँ पर कि वो मछलियों को, वो जो गोलियां थी, दाने जो होते हैं, वो मछलियों को डालते थे। इसमें ये तारकेश्वर जी हैं और ये इनके पिताजी हैं। तो जो तारकेश्वर जी हैं वो अपने पिताजी के कंधे पर बैठकर जाते थे। गंगा जी उनके कंधे पर बैठ जाते थे और गंगा जी जाते थे और मछलियों को दाना डालते थे। और फिर लौटते समय उनके पिताजी उन्हें जो पेड़ होते हैं, पेड़ की जो डाली होती है जो नीचे झुक जाती है, उनको बैठा लिया करते थे और उन्हें बिठा दिया करते थे और उसका झूला बनाकर उनको झुलाते थे। ये उनका सुबह का रोज का शेड्यूल था। और आगे वो बताते हैं कि कभी कभी जब वो कुश्ती लड़ते थे तो खेल खेलते थे वो अपने पिताजी के संग, तो फिर उनके जो पिताजी हैं वो खुद अपने आप को हरा देते थे उस कुश्ती में। ठीक है। और तारकेश्वर जी को जिता दिया करते थे। तो इस बात पर जो तारकेश्वर जी हैं वो काफ़ी खुश हुआ करते थे कि उन्होंने अपने पिताजी को हरा दिया। जैसे बचपन में बच्चे जैसे खुश हो जाते हैं उस तरह से। तो कभी कभी क्या होता था कि उनके पिताजी जो है बनावटी रोने लगते थे, मतलब रोने लगते थे बिना किसी बात पर। ठीक है। और फिर तारकेश्वर जी बगल में खड़े होकर खिलखिलाकर हंसते रहते थे। और फिर लौट कर जब वो घर आते थे तो घर आकर उनके जो पिताजी हैं वो अपने पिताजी के संग ही बैठ जाते थे खाना खाने के लिए। और फिर खाना खाते समय जो उनके पिताजी हैं वो उनके लिए गोरस और सान भात, ये कुछ डिश होती है, गोरखपुर की कोई डिश है, गोरखपुर की ये स्टोरी है, तो उसको एक संग मिलाकर खिलाते थे हाथ से। तो तारकेश्वर जी की माता कहती थी तारकेश्वर जी के पिता से कि आपको खिलाना नहीं आता है बच्चों को, आप छोटा छोटा कौर बना के खिलाते हो तो बच्चों को ऐसा लगता है कि हमने बहुत सारा खा लिया है। तो उनको बड़ा बड़ा कौरा देकर और मुंह भर के खिलाना चाहिए। तो फिर वो खुद खाना खिलाती थी तारकेश्वर जी को। और जो अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर, इनकी कौर बनाती थी और उसको नाम देती थी कि ये तो तोते का कौर है, इसको जल्दी से खा लो, नहीं तो तोता
इसे लेके उड़ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि बच्चे बहुत सारा खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद तारकेश्वर जी के पिताजी बोलते थे कि अब तुम जाओ और खेलो। फिर तारकेश्वर जी खेलने चले जाते थे अपने दोस्तों के संग बाहर। और जब वो लौट के आते थे तो उनकी माताजी उन्हें कस के पकड़कर उनकी जो बड़े बड़े बाल थे, लंबी लंबी जो उनकी जटाएं थी, उसमें कड़वा तेल, एक मस्टर्ड ऑयल जो होता है, सरसों का जो तेल होता है, वो उनके बालों में लगाती थी। और फिर उनकी जो चोटी थी, उनके जो बाल जो थे उनको गूंथ देती थी, तो एक चोटी बना देती थी। और फिर उनको कुर्ता और टोपी वगैरह पहनाकर तैयार कर देती थी, जिससे कि वो कन्हैया लगते थे और बोलती थी कि तुम कन्हैया लग रहे हो। तो ये चीज़ उन्हें पसंद नहीं थी तारकेश्वर जी को कि बालों को गूंथना और तेल लगाना, ये सब चीज़ें। तो वो इस बात पर रोने लगते थे। जब वो तैयार कर देती थी उसके बाद उनके जो पिताजी हैं वो तारकेश्वर जी को अपनी गोदी में ले लेते थे। तो उनकी गोदी में तारकेश्वर जी रोते रहते थे थोड़ी देर तक। और जैसे ही वो बालकों का झुंड देखते, मतलब अपने दोस्तों का झुंड देखते तारकेश्वर जी, तो वो अपना रोना भूल जाते थे और फिर बालकों की झुंड के संग खेलने लग जाते थे। उसके बाद बताते हैं कि तारकेश्वर जी जो थे बचपन में अलग अलग तरह के नाटक खेलते थे। और जो मतलब उनके आसपास जो भी चीज़ें होती थी उनसे वो अपने खिलौने बना लिया करते थे। जैसे कि मिठाइयाँ बना ली पत्तों की और कागज़ की और गीली मिट्टी की। तो इस तरीके से दुकान बनाते थे और दुकान पर आपस में ही शॉपकीपर खेला करते थे। और दिए की कढ़ाई बनाते थे, पानी का घी बनाते थे और तिनकों का छप्पर बनाते थे। जो बालू होती है, जो सैंड होती है, उसकी चीनी बनाते थे। तो इस तरीके से जो आसपास जो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, उन ही चीज़ों से वो अपना खिलौना बना लेते थे, खेल बना लेते थे। और फिर आपस में ही ये सारा सामान बनाने के बाद आपस में ही दावत करते थे, सबको बैठा के खिलाते थे। आखिर में क्या होता है, उनके पिताजी आकर बैठ जाते थे, अब मुझे खाना खिलाओ। ये सुनकर उनके दोस्त और वो शर्मा कर भाग जाते थे। अपना जो सामान था, खिलौना था, वो सब तोड़ ताड़ के भाग जाते थे। तो पीछे से पिताजी उनसे आवाज़ देकर कहते हैं कि अब कब अगला भोज मिलेगा। तो इस तरीके के किस्से वो बताते। तो इस तरह से वो कई सारे खेल जो हैं वो अपने बचपन में खेला करते थे। ठीक है, बारात निकालना, दावत करना एक दूसरे की, शॉपकीपर खेलना, खरीदना बेचना, ये सारी चीज़ें। आगे वो एक किस्सा बताते हैं अपने बचपन का कि एक बार वो ऐसे ही किसी के खेतों में घुस गए थे अपने दोस्तों के संग और वहीं पर ही शैतानी करने लगे थे। तो उस खेत का जो मालिक था वो उनको भगाने के लिए बहुत दूर तक उनके पीछे भागा। तो ये देखकर उनके सारे दोस्त और वो भी काफ़ी दूर तक भागते चले गए। एक और किस्सा बताते हैं वो अपने बचपन का कि किस तरह से एक बार उनके जो मास्टर जी हैं उन्होंने उनको डांटा था। उनके पिताजी को घर से बुला लिया था और फिर उनके पिताजी ने ही तारकेश्वर जी का बचाव किया था। तो इस कहानी में वो एक और किस्सा बताते हैं जिसमें कि वो बताते हैं कि एक बार वो एक ऊंचे टीले पर चढ़ गए थे और वहाँ पर चूहों का बिल था। ऊपर की साइड जो बिल बने हुए थे टीले पर, उधर फेंक रहे थे पानी को उछाल उछाल के, ताकि चूहे की बिल में पानी भर जाए और चूहे निकल के भाग जाए। लेकिन हुआ क्या, उस चूहे की बिल में चूहा नहीं था, सांप था। तो जो सांप था वो निकल आया। तो सांप को देखकर वो और उनके सारे दोस्त डर कर भागने लगे और टीले पे से गिर गए, लुढ़क गए। तो इस वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोट लगी, उनके घुटने छिल गए, उनकी जो कोहनी है वो छिल गई, मुंह में चोट आई। तो वो भागते भागते अपने घर पहुँचे। घर पर उनके पिताजी आंगन में बैठकर हुक्का पी रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने पिताजी को नज़रअंदाज कर दिया। तो उनके पिताजी ने उन्हें पुकारा, लेकिन उन्होंने नहीं सुना, अनसुना कर दिया और सीधे अंदर जो उनकी माता बैठी हुई थी उनकी गोदी में जाकर रोने लगी। तो उनकी माताजी ये सब देखकर काफ़ी परेशान हुई और वो भी उनके संग रोने लगी और परेशान हो गई। और उन्होंने जल्दी से झटपट हल्दी पीसकर उनके घाव पर लगाई। बाद में जब ये सब हो रहा था तो उनके पिताजी भी दौड़ते दौड़ते आए और तारकेश्वर जी को उनकी माता की गोद से उठाकर लेने लगे, लेकिन तारकेश्वर जी अपनी माता की गोद को छोड़ने चाहते ही नहीं थे और वो वापस अपनी माता की गोद में ही जाके बैठ गए। तो बेसिकली इस तरीके से इसमें बताया गया है कि तारकेश्वर जी का उनके पिताजी के साथ कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था। लेकिन जब किसी बच्चे को चोट लगती है तो उन्हें सबसे ज़्यादा उनकी माताजी ही ध्यान आती हैं उस समय। इसी वजह से इस चैप्टर का जो नाम है वो रखा गया है माता का आंचल। चलिए एक बार क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में, जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। और जब आपने एक बार पूरी स्टोरी पढ़ ली है कि स्टोरी के अंदर क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाएं, कैसे भी आ जाएं,
वो आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जैसे क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हुए हैं वैसे ही क्वेश्चंस लगभग पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जामिनेशंस में। तो चलिए एक बार क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं कि जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में उनके आंसर्स हमें किस तरीके से देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इसमें जो लिखना है ना, हमें जो हमारी बुक में दिया है उसके अकॉर्डिंग नहीं लिखना है, हमें लिखना है अपनी समझ से। ठीक है, आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है, तो हमें अपने दिमाग से लिखना है कि हम क्या सोचते हैं कि क्या वजह रही होगी कि जो बच्चा है वो अपने पिता के पास ना जाकर अपनी माँ के पास रहता है जब उसे चोट लगती है। तो एक बार आंसर देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से लिखना है। तो आंसर दिया है, यह बात सच है कि बच्चे मतलब कि लेखक जो थे को अपने पिता से अधिक लगाव था। उसके पिता उसका लालन पालन ही नहीं करते थे, उसके संग दोस्तों जैसा व्यवहार भी करते थे, परंतु विपदा के समय उसे लाड़ की जरूरत थी, अत्यधिक ममता और माँ की गोद की जरूरत थी। उसे अपनी माँ से जितनी कोमलता मिल सकती थी उतनी पिता से नहीं। यही कारण है कि कष्ट में बच्चे को माँ याद आती है, बाप नहीं। माँ का लाड़ घाव को भरने वाले मरहम का काम करता है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से आंसर करना है। सेकंड क्वेश्चन है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? ठीक है, आंसर पढ़ते हैं। शिशु अपने स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। अपनी उम्र के साथ जिस रुचि से खेलता है वह रुचि बड़ों के साथ नहीं होती है। ठीक है, ये तो पहला कारण बताया है कि मतलब हो सकता है, मतलब अपने विचार बताने हैं ना। तो एक विचार तो ये है हमारा, और दूसरा कारण हमें क्या लगता है, मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि बच्चे को अपने साथियों के बीच सिसकने या रोने में हीनता का अनुभव होता है। यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। ठीक है, तो आप ये भी आंसर कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते थे। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये पूछा नहीं जाता है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ना पढ़ें। तो पूछा है कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या किस तरीके से चेंज आया है खिलौनों में। तो आंसर लिखेंगे, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री से हमारे खेल और खेलने की सामग्री में कल्पना से अधिक अंतर आ गया है। ठीक है, जमीन आसमान का अंतर आ चुका है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना अंतर आ चुका है। भोलानाथ के समय में परिवार से लेकर दूर पड़ोस तक आत्मीय संबंध थे, जिससे खेलने की स्वच्छंदता थी। बाहरी घटनाओं, अपहरण आदि का भय नहीं था। खेल की सामग्रियां बच्चों द्वारा स्वयं निर्मित थी। घर की अनुपयोगी वस्तुएं ही उनके खेल की सामग्री बन जाती थी, जिससे किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं थी। धूल मिट्टी से खेलने में पूर्ण आनंद की अनुभूति होती थी। ना कोई रोक, ना कोई डर, ना किसी का निर्देशन। जो था वह सब सामूहिक बुद्धि की उपज थी। आज भोलानाथ के समय से स्पर्धा, भिन्न खेल और खेल सामग्री और ऊपर से बड़ों का निर्देशन और सुरक्षा हर समय सिर पर हावी रहता है। आज खेल सामग्री स्वनिर्मित न होकर बाजार से खरीदी हुई होती है। खेलने की समय सीमा भी तय कर दी जाती है। अंततः स्वच्छंदता नहीं होती है। तो ये लिख सकते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। तो आंसर है, पाठ का सबसे रोमांचक प्रसंग वह है कि जब एक सांप सब बच्चों के पीछे पड़ जाता है, तब वह बच्चे किस प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं और माँ की गोद में चिपका सहारा लेते हैं। यह प्रसंग पाठक के हृदय को भीतर तक हिला देता है। इस पाठ में गुदगुदाने वाले प्रसंग भी अनेक हैं। विशेष रूप से बच्चे के पिता का मृत्यता पूर्वक बच्चों के खेल में शामिल होना मन को छू लेता है।
जैसे ही बच्चे भोज, शादी या खेती का खेल खेलते हैं, बच्चे का पिता बच्चा बनकर उसमें शामिल हो जाते हैं। पिता का इस प्रकार बच्चा बन जाना बहुत सुखद अनुभव है जो सभी पाठकों को गुदगुदा देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। 6th क्वेश्चन है, इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक के ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्राम्य संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो ग्रामीण संस्कृति के बारे में बताया कि उस समय का जो गांव होता था वो कैसा होता था, और अभी इस समय के गांव कैसे हैं, मतलब क्या चेंजेस आया है। ठीक, गांव तो अभी भी है और पहले भी थे, तो ये 30 के दशक के गांव हैं और अभी तो 21st सेंचुरी चल रही है। तो आंसर क्या लिखेंगे हम? आज की ग्रामीण संस्कृति को देखकर और इस उपन्यास के अंश को पढ़कर ऐसा लगता है कि कैसे अच्छी रही होगी वह समूह संस्कृति जो आत्मीय स्नेह और समूह में रहने का बोध कराती है। मतलब कि बताया है कि किस तरीके से लोग आपस में मिलकर रहते थे, ग्रुप में रहते थे। इस समय इंडिविजुअली रहना पसंद करते हैं। आगे बताया है, आज ऐसे दृश्य दिखाई नहीं देते हैं। पुरुषों की सामूहिक कार्य प्रणाली भी समाप्त हो गई है। अंततः ग्रामीण संस्कृति में आए परिवर्तन के कारण वह दृश्य नहीं दिखाई देते हैं जो 30 के दशक में रहे होंगे। कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि किस तरीके से चेंजेस आया है, तो उन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। आज घर सिमट गए हैं, घरों के आगे चबूतरों का प्रचलन समाप्त हो गया है। ठीक है। सेकंड है, आज परिवारों में केवल संस्कृति में जन्म ले लिया है। आज परिवारों में एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया, जिससे समूह में बच्चे अब दिखाई नहीं देते। थर्ड पॉइंट देखते हैं, आज बच्चों के खेल की सामग्री और खेल बदल चुके हैं। खेल खर्चीले हो गए हैं। जो परिवार खर्च नहीं कर पाते हैं वे बच्चों को हीन भावना से बचाने के लिए समूह में जाने से रोकते हैं। मतलब जिसके पास एक्सपेंसिव वीडियो गेम्स हैं, ठीक है, और वो लोग तो खेलते हैं, और जब हम देखते हैं कि हमारे फ्रेंड्स के पास एक्सपेंसिव खिलौने हैं लेकिन हमारे पास नहीं है, तो जो फैमिलीज़ हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं तो वो उनके पास नहीं भेजती। फोर्थ पॉइंट है, आज की नई संस्कृति बच्चों को धूल मिट्टी से बचना चाहती है। मतलब उस समय तो बच्चे जो है धूल मिट्टी में खेला करते थे, पूरे गंदे हो जाया करते थे, लेकिन इस समय जो है अगर बच्चे थोड़ा सा भी गंदा हो जाए ना तो माँ बाप डांटने लगते हैं कि धूल मिट्टी अच्छी नहीं है। 5th पॉइंट है, घरों के बाहर पर्याप्त मैदान भी नहीं रहे हैं, लोग स्वयं डिब्बों जैसे घरों में रहने लगे हैं। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसमें। तो ये चेंजेस हुए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन। पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। डायरी में अंकित कीजिए इट मीन्स अपने शब्दों में इनका आंसर लिखिए। तो ये आप खुद करो। क्वेश्चन 8 है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य अक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। मतलब कि बताना है कि माता पिता से किस तरीके से प्रेम था, प्यार था, वो सब बताना है। पिता का अपने साथ शिशु को नहला धुलाकर पूजा में बैठा लेना, माथे पर तिलक लगाना, फिर कंधे पर बैठाकर गंगा तक ले जाना और लौटते समय पेड़ पर बैठाकर झूला झुलाना कितना मनोहरी दृश्य उत्पन्न करता है। पिता के साथ कुश्ती लड़ना, बच्चे की गालों का चुम्मा लेना, बच्चों के द्वारा मूछें पकड़ने पर बनावटी रोना रोने का नाटक और शिशु का हंस पड़ना अत्यंत जीवंत लगता है। मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, ये जो जितने मोमेंट्स इसमें बताए हैं जो एक बच्चे के अपने पिता के संग बिताए हुए थे। और इसमें अभी बताया है माँ के बारे में। माँ के द्वारा गौरस भात, तोता मैना आदि के नाम पर लिखना, उबटन, शिशु का श्रृंगार करना, शिशु का सिसकना, बच्चों की टोली को देख सिसकना बंद कर विविध प्रकार के खेल खेलना और मूसन तिवारी को चढ़ाना आदि अद्भुत दृश्य उकेरे गए हैं। ये सभी दृश्य अपने शैशव की याद दिलाते हैं। शैशव मीन्स चाइल्डहुड, ठीक है, बचपन। 9th क्वेश्चन पर आते हैं। माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। इसमें बोला है कि ये जो चैप्टर है
इसका जो शीर्षक है, जो नाम है, वो है माता का आंचल। तो क्या आपको लगता है कि कुछ और भी नाम दिया जा सकता है? 3 विशेषताएं मेनली इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिली हैं। मोस्ट 3 बातें जो हमने इसमें पढ़ी, पहली थी बच्चे का पिता के साथ लगाव, दूसरा शैशव की मस्त पीड़ाएं, और तीसरा माँ का वात्सल्य, मतलब माँ के का प्रेम बच्चे के लिए। और बचपन के बहुत सारे खेल बताए गए हैं, ठीक है, वो सब, और बच्चे का अपने पिता के साथ किस तरीके से जुड़ाव था, लगाव था, वो सब। तो ये 3 चीज़ें हमें मेनली इस चैप्टर में देखने को मिली। लेकिन इस चैप्टर का जो नाम लिखा है वो सिर्फ लिखा है माँ का आंचल। तो माँ का आंचल कुछ ना अधूरा सा लगता है। तो हम इस चैप्टर का नाम अगर कुछ और देना चाहें, शीर्षक कुछ और देना चाहें, तो इसमें हो सकता है पहला मेरा शैशव, शैशव मतलब मेरा बचपन, और दूसरा अगर शीर्षक दे सकते हैं तो वो है कोई लौटा दे मेरे रस भरे दिन। तो आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं जो आप चाहें। क्वेश्चन 10 है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? इसमें बोला, मतलब चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, एक नॉर्मल लाइफ में पूछा है कि किस तरीके से हम अपने जो प्यार होता है उसको शो करते हैं अपने माता पिता के प्रति, ठीक है। तो आंसर हम क्या दे सकते हैं? शिशु की जिद में भी प्रेम का प्रकटीकरण है, मतलब कि बच्चा जब जिद करता है, और जिद सिर्फ उनसे की जा सकती है जो जिनको हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शिशु और माता पिता के सानिध्य में यह स्पष्ट करना कठिन होता है कि माता पिता का स्नेह शिशु के प्रति है या शिशु का माता पिता के प्रति। दोनों एक ही प्रेम के संपूरक होते हैं, मतलब कि माता पिता बच्चों को ज़्यादा प्यार करते हैं या फिर बच्चे माता पिता को ज़्यादा प्यार करते हैं। कंप्लीट तभी होता है जब दोनों तरफ से होता है। थर्ड पॉइंट है, शिशु की मुस्कुराहट शिशु को उनके गोद में जाने की ललक, उनके साथ विविध क्रीड़ाएं करने अपने प्रेम के प्रकटीकरण करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, माता पिता की गोद में जाने के लिए मचलना उसका प्रेम ही होता है, जिस प्रकार माता पिता के प्रति शिशु के प्रेम को शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन 11 देखते हैं। इस पार्ट में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? तो इसमें बताना है कि आपका बचपन किस तरीके से है, और या फिर था जब आप बहुत छोटे थे, 3, 4, 5 साल के थे, 6 साल के थे, और इसमें जैसा बताया गया है उसके जैसा है या फिर अलग है। उसके जैसा तो नहीं होगा, लेकिन अपना जो बचपन है वो बताना है। हमारा बचपन इस प्रकार इस पाठ में वर्णित बचपन से पूरी तरह भिन्न है, ठीक है, बिल्कुल अलग ही है। हमें अपने पिता का ऐसा लाड़ नहीं मिला। मेरे पिता प्राय अपने काम में व्यस्त रहते हैं। प्राय वे रात को थककर ऑफिस आते हैं। वे आते ही खा पी कर सो जाते हैं। वे मुझसे प्यार भरी कुछ बातें ज़रूर करते हैं। मेरे लिए मिठाई, चॉकलेट, खिलौने भी ले आते हैं। कभी कभी स्कूटर पर बिठाकर घुमा भी आते हैं, किंतु मेरे खेलों में इस तरह रुचि नहीं लेते। वे हमें नंग झड़ंग तो रहने ही नहीं देते। उन्हें मानो मुझे कपड़े से ढकने और सजाने का बेहद शौक है। मुझे बचपन में AFC कैट रटाई गई। हर किसी को नमस्ते करनी सिखाई गई। 2-2.5 साल की उम्र में मुझे स्कूल भेजने का प्रबंध किया गया। 3 साल के बाद मेरे जीवन से मस्ती गायब हो गई। मुझे मेरी मैडम, स्कूल ड्रेस और स्कूल के काम की चिंता सताने लगी। तब से लेकर आज तक मैं 90% अंक लेने के चक्कर में अपनी मस्ती को अपने ही पाँव के नीचे रौंदता चला आ रहा हूँ। मुझे हो हुड़क करने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। शायद मेरा बचपन बुढ़ापे में आए, या शायद मैं अपने बच्चों पोतों के साथ खेल सकूं। ठीक है, तो अब आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने मन से। लास्ट क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। ठीक है, इसमें बताया है कि जो फणीश्वर रेणु और नागार्जुन है, ये राइटर हैं, ये भी इन्होंने भी कुछ स्टोरीज लिखी हैं ऐसे ही अपने बचपन की, तो आप उनको भी पढ़ के देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। फणीश्वर नाथ की है मेला आंचल और नागार्जुन की है बलचनमा। ये मतलब एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, लेकिन ऐसे ही बता दिया गया है। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको आंसर करने हैं। तो आप ना इस वीडियो को ही 2-3 बार देख लो, आपको ये चैप्टर रट जाएगा बिल्कुल। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाए आप कर सकते हो। और बाकी का आपको सैम्पल पेपर्स कराए जाएंगे। ठीक है, सैम्पल पेपर्स में से आप कर सकते हो इनकी मतलब प्रैक्टिस, क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे और आंसर्स हमें किस तरीके से करना है।